हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 3। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। वन सेकेंड। यस, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये हमारे सारे ही सब्जेक्ट्स को सारे ही वनडे एग्ज़ाम्स को कवर करेगी, जिसमें इकोनॉमी एक कोर सब्जेक्ट, एक जीएस के सब्जेक्ट की तरह आता है। सो लेट अस बिगिन फॉर टुडे। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। ठीक है, तो बॉन्ड पढ़ते हैं पहले कि ये बॉन्ड होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में पढ़ेंगे अभी, और बाकी इसकी डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो भी बॉन्ड जारी करेगा वो आपको, मतलब क्रेडिटर को, एक फिक्स्ड इनकम ज़रूर देगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। मतलब कि मैं ऐसे मान लेती हूँ कि एक सरकार है और एक इंडिविजुअल है, ये दो लोग हैं। सरकार ने बॉन्ड जारी किया 100 रुपये का, और इंडिविजुअल ने 100 रुपये इस सरकार को दिए, और इसके बदले बॉन्ड जो है वो सरकार ने इस इंडिविजुअल आई को दे दिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें फ़र्क क्या हुआ, 100 रुपये का बॉन्ड का मैं करूँगा क्या? तो होता ये है कि जब आप 100 रुपये का बॉन्ड देते हो तो बॉन्ड पे ये लिखा होगा कि आपको 100 प्लस 10 रुपये का इंटरेस्ट या फिर प्रीमियम मिलेगा। तो इंडिविजुअल को 1 साल के बाद में 100 रुपये के बदले 110 रुपये मिल जाएंगे, 10% उसको प्रीमियम है। तो ये हो गया उसका बॉन्ड पे फ़ायदा। एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है कि उसने 100 रुपये दिए और उसको फ़ायदा कितना हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। यही बॉन्ड का सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम्पल की, आप इसको ध्यान से देखिए। ये सरकारी बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ये 100 रुपये का है और ये प्रीमियम बॉन्ड है। ठीक है, आपको शायद इमेज क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये प्रीमियम बॉन्ड है, 110 रुपये का है। मतलब इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है प्लस 10 रुपये इसका प्रीमियम है, और सरकार ने जारी किया है। तो मतलब क्या है कि आरबीआई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये किया था जारी। राइट। तो अब हम दूसरी चीज़ ये बात करते हैं कि डेफिनेशन में कि इट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। तो अगेन फिर से वही गवर्नमेंट और इंडिविजुअल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये जो सरकार है इसने बॉन्ड जारी की है, इसको बोला जाएगा इशूअर। और ये जो इंडिविजुअल है आई, इसने क्या किया है, इसने 100 रुपये दिए हैं। तो जो भी रुपए देगा वो क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं क्रेडिटर। और गवर्नमेंट, सरकार यहाँ पर हो गई बोरोवर। ये बोरो करती है अपने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, अपने किसी काम को, किसी चीज़ को, खर्चा को, अपने जब इसके खर्चे जो हैं या फिर इसके पास पैसे की कमी आ जाती है तो ये बॉन्ड जारी करके पैसा अपने पास लेती है इन बॉन्ड के ज़रिए। तो ये सब के थ्रू बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा लिया जाता है और इसी की वजह से वो रिटर्न देती है। तो इंडिविजुअल क्रेडिटर कहलाता है, लोन के तौर पर वो सरकार को पैसा देती है, और सरकार उसको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के बाद में एक फिक्स्ड प्रीमियम के साथ में या फिर रिटर्न के साथ में बॉन्ड का पैसा वापस लौटाती है। ये इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चलता है और इसी मार्केट को कहते हैं बॉन्ड मार्केट। ये बॉन्ड जो है वो कोई भी जारी कर सकता है, कंपनी भी जारी कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी, म्युनिसिपैलिटी भी जारी कर सकती है, स्टेट्स भी जारी कर सकती हैं, कोई सॉवरेन सरकार भी जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि बॉन्ड सिर्फ सरकार जारी कर सकती है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और आपके पास इसको लेकर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि इस टाइम पर म्युनिसिपल बॉन्ड्स किस रेफरेंस में है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स का क्या फंडा है, ज़रा आप मुझे ये बताइएगा, और ये किसके रेफरेंस में है। ठीक है, बहुत लेटेस्ट, अभी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, और उसी प्रोजेक्ट के लिंक में ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स का कंसेप्ट है। तो आप इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये है क्या।
आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा टॉपिक बॉन्ड यील्ड। ये यील्ड का कंसेप्ट क्या है? यील्ड सिंपल, बिल्कुल सिंपल मतलब होता है यील्ड का कि कितना मुनाफा हो रहा है, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। हमने 100 रुपये लगाए और उस 100 रुपये पे हमको कितने रुपए मिले, ये हो गई हमारी यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या कहलाएगी? सिंपल कि एक बॉन्ड में जब हमने पैसा लगाया तो उस पर हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये होती है बॉन्ड यील्ड। राइट, ठीक है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एक चीज़ और बस याद रखिएगा कि जब जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, बॉन्ड की यील्ड जो है वो घटती जाती है। मतलब बॉन्ड की प्राइस और यील्ड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम स्टॉक मार्केट की डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है और भी एग्ज़ाम्स में ये आ सकता है, और आपको खुद भी एक आइडिया होना चाहिए कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है। तो देखिए, सामान्यतः होता क्या है, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो लिक्विडिटी मतलब कैश फॉर्म मार्केट में बढ़ता है। मतलब लोगों के हाथ में पैसा जो है वो बहुत होता है। यही कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांडेड मतलब कैश, लिक्विड कैश, इन दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन, उल्टा रिश्ता चल रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा था तो हम देख रहे थे मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो एक तरह से बढ़ रही थी। ये सामान्यतः होता है। तो अगर हम इस फंडे से चलते तो ये जो ग्राफ था ये कुछ इस तरह बन जाना चाहिए था। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ पर आकर एक टाइम पर रुक जानी चाहिए थी। मनी डिमांड फॉर मनी जो है वो रुक जानी चाहिए थी, स्टैग्नेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन फैक्ट रियल लाइफ सिचुएशन में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मतलब ये इंटरेस्ट रेट गिरता है और धीरे धीरे जो है स्पेकुलेटिव मोटिव के तहत लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ती जाती है, लेकिन बाद में ये मूव कर जाता है और इंटरेस्ट रेट एक टाइम के बाद घटना भी बंद हो जाता है और मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो इनफाइनाइट होती जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए सरकार के पास में अभी हम बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस टाइम पे क्या हो रखा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रखा है कोरोना वायरस की वजह से। कोई भी जो है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा है ना, यही चल रहा है। आप चाहकर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या कर रही है सरकार, लेकिन ये चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट हों, वो बढ़ें। मतलब वो चाहती है कि लोग खर्च करें, क्योंकि जब लोग खर्च करेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये चक्का चलेगा, और ऐसे करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे, आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो हमारी कंट्री में बढ़ने लगेंगी और इकोनॉमी का पहिया, अर्थव्यवस्था का पहिया चलने लगेगा, ठीक है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जिससे वो खर्च करने की कोशिश करें, राइट। मतलब कि एक तरह से देखें, सरकार को, आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी है। उसको जो है सरकार को चाहती है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट डाउन करती है। और आप इस टाइम देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली आरबीआई रेट्स जो है वो डाउन कर रही थी अपने इंटरेस्ट रेट्स। उसने रेपो रेट डाउन किया, उसने रिवर्स रेपो रेट भी डाउन किया और काफ़ी हद तक नीचे ले आई थी, ठीक है। आप अगर न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि आरबीआई ने कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट्स डाउन किया था, है ना। अब समझिएगा आगे का कंसेप्ट। तो अब हुआ क्या
कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट डाउन किया, तो आरबीआई ने क्यों इंटरेस्ट रेट डाउन किया? वो चाहती है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो बैंक्स भी जो है अपने रेट्स कम करेंगे और पब्लिक के पास में पैसा ज़्यादा जाएगा। जब पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे, तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ने लगेंगी। ये फंडा होता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। ये आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। लेकिन होता दिक्कत ये हो जाती है कि एक टाइम के बाद में सरकार भी इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकती, सरकार इंटरेस्ट रेट ज़ीरो डाउन नहीं कर सकती। इसीलिए ये लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो कभी भी इंटरेस्ट रेट इसका ज़ीरो पे नहीं आता है। और आप ये लाइन, डॉटेड लाइन देख रहे होंगे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही है, ये ऐसे ही यही मिनिमम रेट पर आकर रुक जाती है, क्योंकि आरबीआई भी एक टाइम के बाद में इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकती, वो ज़ीरो डाउन नहीं कर सकती। अब इससे होता क्या है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी डाउन कर दिए। अब वो चाहती ये है कि लोग खर्च करें, लेकिन एक एनॉमली बन जाती है, एक अलग सी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन ये बनती है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने कम होने पर भी लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स, जितने भी हम और आप जैसे लोग, हम लोग सेव ही करते हैं, हम खर्च नहीं करते हैं। और आप अभी के टाइम में देख रहे होंगे कि सरकार ने कंटिन्यूअसली जो है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स डाउन किए, लेकिन लोग जो है वो फिर भी खर्च करने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अभी कोरोना वायरस की महामारी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग अपने पास पैसा बहुत रखे हैं, लोगों के हाथ में तो पैसा है लेकिन वो खर्च करने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये हाथ में जो पैसा है ये हो सकता है हमारे ज़रूरत में काम आए, हो सकता है किसी को बीमारी हो जाए उसमें काम आए, अपने फ्यूचर में काम आ जाए, तो वो जो है निवेश नहीं कर रहे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं। ये आपने एक जनरल ट्रेंड अगर हो तो आपने ये देखा होगा, है ना। तो ये जो सिचुएशन बन जाती है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, सरकार ने 20 लाख करोड़ का भी पैकेज अनाउंस कर दिया और बहुत सारे लोगों के हाथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, जनधन अकाउंट के थ्रू बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ में दे दिया, लेकिन फिर भी खर्च नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन हो जाती है लिक्विडिटी ट्रैप की। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मार्केट में तो पैसा बहुत है, मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा एक गोले में बस घूम के रह गया है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो सर्कल चलता है, इस सर्कल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रैप बन के रह गया है। और इसी ट्रैप को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब मार्केट में पैसा है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आप समझिए, जब पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एकदम से मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। हमारे करेंसी की वैल्यू एकदम डाउन हो सकती है, जिससे कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, ऑब्वियसली तेल हमारा जो है वो लेना महंगा हो जाएगा। इवन हमारा स्टेटस जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ वगैरह, कंट्री जो है वो कंट्री की वो ही पूरी गिरा देती है। और आप इस टाइम पे अगर आप कंटिन्यूसली इकोनॉमी की न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे तो ये सब आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे कि ये सब चल रहा है। तो इसमें एक फैक्टर है लिक्विडिटी ट्रैप का भी, ठीक है। ये है लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया हो। हम आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है सप्लाई ऑफ मनी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिमांड फॉर मनी, और अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी, जब भाई मनी की मांग है तो सप्लाई भी कोई ना कोई करेगा, है ना। उसके मतलब
करी ही जाएगी। तो आपके हाथ में जो कॉइन है, आपके हाथ में जो कैश है, आपके अकाउंट में बैंक में जो पैसा सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी के फॉर्म में है, ये सब आता कहाँ से है, ये सब होता क्या है, अभी हम इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो मनी है क्या? सबसे पहले तो ये समझिए कि मनी दो फॉर्म में होती है, कैश भी और बैंक भी। ये बात याद रखिएगा, मनी सिर्फ़ और सिर्फ जो कैश फॉर्म है वो नहीं है, मनी बैंक डिपॉजिट्स भी हैं। कैश खुद करेंसी और कॉइन्स होते हैं, आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। 10 रुपये का सिक्का भी आपके पास होता है, 10 रुपये का नोट भी आपके पास में होता है, 2000 तक का नोट आपके पास में होता है। बैंक डिपॉजिट्स में आप दो तरह से करते हैं, या तो आप सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं, या फिर जो बिजनेस वाले होते हैं वो करंट अकाउंट खोल लेते हैं। इसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जबकि जो, या फिर आप सीधा फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, जिसको एफडी बोला जाता है कॉमन में, या फिर बोला जाता है रिकरिंग चला दो, दोनों चलती हैं, आरडी भी चलती है और एफडी भी चलती है लोगों की। तो ये जो एफडी आरडी होती है इसको बोलते हैं टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट क्या कहलाएंगे? डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब आप जब चाहें, आप जब भी चाहें तब बैंक में जाकर बोल सकते हैं कि हमारा करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट बंद करिए और हमें इसका पैसा दीजिए, तुरंत आपको दे देगी बैंक, आपसे कुछ भी सवाल नहीं करा जाएगा। लेकिन जब, एक सेकेंड, दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटी, जो होती है फिक्स डिपॉजिट्स प्लस रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी। तो ये टाइम लाइबिलिटी की होती है। टाइम लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। 10 साल की एफडी लोग करा लेते हैं, 15 साल की एफडी करा लेते हैं, रिकरिंग भी 1-1 साल 2-2 साल का लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बैंक मना कर देता है जब आप एफडी तुड़वाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको एफडी तुड़वानी पड़ती है। तो जब आप तुड़वाते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में अगर 10 साल की एफडी आपने 8 साल में तुड़वा ली तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट फॉरगो करना पड़ता है, वो आपको कम इंटरेस्ट देते हैं उस पर। तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से आपकी टाइम लाइबिलिटी का कंसेप्ट हुआ कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही वो पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिलेगा वापस। तो ये दोनों ही या फिर ये चारों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब मनी कहलाती हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये इशू कौन करता है? हर एक कंट्री की एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, वो मॉनेटरी अथॉरिटी करेंसी को इशू करती है। यूएस में होगा तो फेडरल रिज़र्व होगा, इंडिया में आएंगे तो आरबीआई होगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक कंट्री का एक बैंक होगा जिसको सेंट्रल बैंक बोलेंगे, जो जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, यूएस का फेडरल रिज़र्व है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ही करेंसी इशू करती है, करेंसी इशू करने की पूरी अथॉरिटी इसके पास होती है। इंडिया में अगर हम देखें तो करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए आरबीआई होती है, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट जो है वो कौन जारी करता है? वो सरकार जारी करती है हमारी। और कॉइन्स जितने भी हैं, जितने भी कॉइन्स हैं हमारे, वो भी सरकार जारी करती है। तो 1 रुपये का नोट प्लस सारे कॉइन्स सरकार जारी करती है। जबकि जितने भी करेंसी नोट्स होंगे आपके 2 रुपये से लेकर 2000 तक के, इंडिया में यहीं तक के होते हैं, तो वो सब कौन जारी करता है? वो सब आरबीआई जारी करती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक सवाल है, नंबर 1 क्वेश्चन, कि आरबीआई जो करेंसी नोट्स होते हैं हमारे, उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? ज़रा देखिएगा, करेंसी नोट खोल के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि किसका सिग्नेचर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लैंग्वेजेस भी होती है करेंसी में, तो ये टोटल कितनी लैंग्वेजेस होती हैं ये भी गिन के बताइएगा, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है कि सरकार जो है वो कॉइन्स को मिंट करती है, कॉइन्स को बनाती है। तो इंडिया में 4 जगह हैं, 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर कॉइन्स की मिंटिंग होती है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये 4 जगहें कौन सी हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो हम ये पढ़ते हैं कि करेंसी और कॉइन्स, मतलब ये जो कैश फॉर्म है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कैश फॉर्म जो है
बैंक डिपॉजिट्स की नहीं बात कर रही हूँ, मैं कैश फॉर्म की बात कर रही हूँ, मतलब करेंसी और कॉइन्स, इसको बोला जाता है फिएट मनी। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है फिएट मनी या फिर लीगल टेंडर पे। तो कैश मतलब करेंसी और कॉइन्स को मिला के क्या बोला जाता है, फिएट मनी। फिएट मनी या फिर लीगल टेंडर एक ऐसी मनी होती है जिसको कोई भी आदमी, कोई भी इंसान उस कंट्री में मना नहीं कर सकता। आप 2000 का नोट दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप ये जो है ये नोट हम नहीं लेंगे, आप हमको कुछ और दीजिए, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। आप 10 रुपये के 1000 सिक्के दे के 10,000 रुपये दे दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा कि भाई ये क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीगल टेंडर हैं, दोनों फिएट मनी हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं जिसके बनाम आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जिसके बनाम आपको चेक्स इशू किए जाते हैं, ये दोनों फिएट मनी नहीं होते हैं, ये लीगल टेंडर नहीं होते हैं। कोई भी अगर आप किसी को डेबिट कार्ड दे रहे हैं, आपको वो इंसान मना कर देगा कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे, हमें आप कैश दीजिए। चेक अगर आप किसी को इशू कर रहे हैं तो आप मना कर सकते हैं, आपको कोई भी मना कर सकता है और आप उसके लिए किसी पर भी केस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि चेक जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी और कॉइन्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सरकार नोटिफाई भी करती है। अब जैसे 25 पैसे का कॉइन है, तो अब वो 25 पैसे का कॉइन जो है वो अब चलता ही नहीं है, तो अब सरकार ने फाइनली 25 पैसे के कॉइन को बोल दिया कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रहा। तो 25 पैसे के कॉइन को भी लोग मना कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए अब। तो ये डिपेंड करता है सरकार पे। सरकार कुछ कॉइन्स को टाइम टू टाइम बोलती रहती है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ओवरऑल यही है कि करेंसी और कॉइन्स को लीगल टेंडर बोला जाता है, जबकि चेक्स जो है वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नैरो मनी और ब्रॉड मनी M1, M2, M3, M4 इनके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इनकी लिक्विडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, चाहे आप RBI का पेपर दे रहे हों, चाहे PCS का दे रहे हों। कंसेप्ट आपको ये वाला वो वाला भी पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी हमारे वीडियोस देखने हैं, जैसे कि हमारे ही चैनल पे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ्स, इवन चार्टेड अकाउंटेंट CA के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रीली एक्सेसिबल हैं। आप कभी भी जाकर उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।